जी कैफ 7 कंपनी लॉ। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 4। ठीक, परमानेंट वाला भी लेक्चर नंबर 4 है हमारा। हम कंसेप्ट स्टडी कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज, और मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कंपनीज हमारे लिए समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे चल के जब डिफरेंट लीगल प्रोविजंस हम स्टडी करेंगे तो उसमें डिफरेंट प्रोविजंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज पे अप्लाई होती हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप ऑफ कंपनीज के ऊपर कौन सी प्रोविजन अप्लाई होती है, उसके लिए टाइप ऑफ कंपनी समझना जरूरी है। कंपनीज को डिफरेंट वेज में क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन की एक तरीका है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। ये वो टाइप्स है जो कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में सबसे ज्यादा दफा यूज हुई है। सबसे ज्यादा जो कंपनी लॉ में टर्म यूज हुई है, जो टाइप्स ऑफ कंपनी यूज हुई है, वो यही है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। और कल हमने क्या स्टडी किया था? प्राइवेट कंपनी कौन सी है? कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर। बिल्कुल। अच्छा, एक दो टर्म्स हैं, अब चलते कंसेप्ट से कंसेप्ट निकलता है। टाइप ऑफ कंपनीज तो हम ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस पढ़ चुके हैं, पब्लिक भी प्राइवेट। और प्राइवेट कंपनी कौन सी है? जो पब्लिक कंपनी कौन सी है? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हमने ये कहा कि प्राइवेट कंपनी वो है जो कि प्रोहिबिट्स, मना करती है कि वो जनरल पब्लिक को शेयर या डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। और इसका मतलब है पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर या डिबेंचर इशू कर सकती है। अच्छा, कोई भी कंपनी जब पैसे इकट्ठे करती है, शेयर इशू करके भी इकट्ठे करती है, डिबेंचर इशू करके भी इकट्ठे करती है, दोनों में फर्क क्या है? शेयर है इक्विटी यानी कैपिटल, और डिबेंचर है लोन। लोन पे मिलता है इंटरेस्ट और शेयर पे मिलता है डिविडेंड। बिल्कुल, प्रॉफिट, डिविडेंड। अच्छा, अगर तो किसी जगह, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई प्रोविजन अगर सिर्फ प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई हो रही है तो कंपनी एक्ट क्या कहता है भला? एवरी प्राइवेट कंपनी शैल डू दिस। अगर कोई प्रोविजन सिर्फ पब्लिक कंपनी पे अप्लाई हो रही है, कंपनी एक्ट क्या कहता है? एवरी पब्लिक कंपनी शैल डू दिस। और अगर कोई प्रोविजन प्राइवेट पे और पब्लिक कंपनी दोनों पे अप्लाई हो रही है, गैस करे क्या कंपनी एक्ट ये कहता होगा एवरी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी शैल डू दिस? नहीं, वो क्या कर एवरी कंपनी शैल डू, यानी वो एक ही लफ्ज में दोनों को समेट देते हैं। उसी तरह जब किसी कंपनी ने पैसे इकट्ठे करने होते हैं तो वो शेयर भी इशू करती है, वो डिबेंचर भी इशू करती है। शेयर्स में और डिबेंचर में फर्क है। लेकिन जब कोई कंसेप्ट शेयर्स पे अप्लाई हो रहा हो तो कंपनी एक्ट क्या कहता है? अगर कंपनी ने शेयर इशू करने हैं तो ये करेगी। अगर कोई कंसेप्ट डिबेंचर में अप्लाई हो रहा हो, कंपनी क्या करे? अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू करने हैं तो ये करेगी। लेकिन अगर कोई कंसेप्ट दोनों पे अप्लाई कर रहा हो तो याद रखे कंपनी एक्ट क्या कहता है कि कंपनी, उसके लिए वर्ड यूज करता है सिक्योरिटीज। अगर किसी कंपनी ने सिक्योरिटीज इशू करनी है तो वो ये काम करेगी। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज इज इक्वल टू शेयर्स प्लस डिबेंचर्स, शेयर्स प्लस डिबेंचर्स। ठीक है, और ये सिक्योरिटीज प्लूरल फॉर्म है। इसका एक सिंगुलर फॉर्म भी होता है, सिक्योरिटी, एंड पे वाई आता है जिसमें SECURITY, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इस सिंगुलर का मतलब है जमानत के तौर पे कोई चीज देना, जमानत के तौर पे कोई चीज देना। ये शेयर या डिबेंचर को शो नहीं कर रही, प्लूरल फॉर्म सिक्योरिटीज शो करे। ये ध्यान में रखेगा। आइंदा जहां कहीं वर्ड सिक्योरिटीज यूज हो लॉ में तो आप इसका मतलब क्या लेंगे कि बहुत सी जमानतें दी हुई हैं क्या? नहीं, इसका मतलब क्या है? शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के लिए टर्म यूज होती है। अच्छा, बात है टाइप्स ऑफ कंपनी। प्राइवेट भी क्लियर, पब्लिक भी क्लियर। जरा बताइए, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है? विच बाय इट्स मेमोरेंडम आर्टिकल्स। ये गलतियां आपने निकालनी है। खास तौर पे MCQs में इस तरह की गलतियां करता है। कहता है मैंने तो आर्टिकल्स लिखा हुआ था, मेमोरेंडम तो मैंने गलत लिखा था, आपने आइडेंटिफाई करना था। तो ध्यान में रखिए, जहां पे वर्ड आर्टिकल है वहां पे आर्टिकल यूज करना है, जहां पे वर्ड मेमोरेंडम है वहां पे मेमोरेंडम यूज करना है। आगे चलते हैं जी, काफी डिस्कशन हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की बेस पे मुझे बताइए, कंपनी के अंदर कंपनी की लायबिलिटी तो फुल है, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर कंपनी चलते चलते वाइंड अप हो गई, अपने डेट्स को पे ना कर सकी, अगर कोई कंपनी अपने डेट्स को पे ना कर सकी तो उसके मेंबर्स लायबल होंगे डेट को पे कर अप टू सर्टेन अमाउंट। अच्छा, वो सर्टेन अमाउंट क्या होगी? क्वेश्चन ये है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर।
अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो रूल कुछ और है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो रूल कुछ और है। पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की कहानी सुन लें। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके शेयर कैपिटल होता है रजिस्टर्ड, उसका शेयर शेयर कैपिटल उसका छोटे छोटे बहुत से हिस्सों में पार्ट्स में सब डिवाइडेड होता है, और उस हर सब पार्ट को हम कहते हैं शेयर। ठीक है, हर सब पार्ट को हम कहते हैं शेयर। जब भी कंपनी ने पैसे इकट्ठे करने होते हैं ये शेयर्स इशू किए जाते हैं। एक दफा ना कंपनी रजिस्ट्रार के पास मैक्सिमम अमाउंट रजिस्टर करवा देती है, 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 10 मिलियन शेयर कैपिटल। अब ये 1 मिलियन शेयर्स वो हिस्से करके ना 1 मिलियन अपने पास संभाल के रख लेती है। अब जैसे जैसे उसने कैपिटल इकट्ठा करना होता है ना, इस 1 मिलियन शेयर्स में से शेयर 1 लाख शेयर उठाए और पब्लिक को दिए और उनसे पैसे ले लिए, इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर। तो इशू करते रहते हैं। अच्छा, कंपनी पहले आज से कई साल 50 साल पहले ऑप्शन ये होती थी कि एक कंपनी ने जब अपने शेयर इशू करने हैं ना, यानी 1 मिलियन शेयर हैं 10 लाख, उसमें से 1 लाख शेयर इशू करने हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होती थी। पहली ऑप्शन 10 रुपए का शेयर इशू करना है, सारे के सारे पैसे अभी ले लो, इसे कहते थे कंपनी ने शेयर इशू किए हैं और शेयर है फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब सारी की सारी अमाउंट पे कर दी है। और दूसरी ऑप्शन क्या होती थी कि अगर पार्टली पेड का मतलब क्या होता है कि शेयर है ना 10 रुपए का, तो अगर शेयर होल्डर को इशू किया, शेयर होल्डर ने कहा सर जी मेरे पास 10 रुपए तो नहीं है, मेरे पास तो 6 रुपए हैं, तो कंपनी कहती थी अच्छा ऐसा करो 6 रुपए अभी दे दो, 4 शेयर तुम्हें हम 10 रुपए वाला इशू कर देते हैं, शेयर भी अभी दे दो, 4 रुपए जब हमें जरूरत पड़ी हम आवाज लगाएंगे तुम 4 रुपए दे देना। ऐसे शेयर्स को क्या कहते हैं? पार्टली पेड शेयर। पहले ये असूल होता था, लेकिन अब लॉ ने मना कर दिया। उसने कहा पार्टली पेड शेयर इशू नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड शेयर इशू करें। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हालांकि पिछले कई सालों से पार्टली पेड शेयर इशू करना मना है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं जिनके शेयर पार्टली पेड हैं। क्यों? वो पहले से ही जब इजाजत थी तब से ही पार्टली पेड हैं और अभी तक कंपनी ने पैसे मांगे नहीं है शेयर होल्डर से। तो इसीलिए अभी हालांकि पार्टली पेड एक जगह पे आप पढ़ेंगे पार्टली पेड शेयर इशू करना मना है, फिर दूसरी जगह पढ़ेंगे अगर कंपनी के पार्टली पेड शेयर्स हैं तो ये करे ये करे ये, आप हैरान होंगे पार्टली पेड इशू करना तो मना है, तो ये क्यों लिखा हुआ है कि अगर कंपनी के पार्टली पेड शेयर हैं तो वो ये करे ये करे ये करे? वो इसलिए लिखा हुआ है कि पहले मना नहीं थे किसी जमाने में, तो जब मना नहीं थे तब के शेयर इशू किए हुए हैं और अभी तक वैसे ही चले आ रहे हैं। ठीक है, अब लिमिटेड, अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको तो लिमिटेड बाय शेयर का कंसेप्ट भी समझ आ चुका होगा। अगर एक कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर, उसके शेयर्स हैं, उसमें शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी है? अप टू 100, यानी अगर शेयर्स फुल्ली पेड हैं तो 0 और अगर पार्टली पेड हैं तो जितना अनपेड अमाउंट है। इसको एक छोटी सी ना समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए छोटी सी एग्जांपल से इस कंसेप्ट को समझते हैं, लायबिलिटी वाले कंसेप्ट को। फर्ज कीजिए एक कंपनी है चल रही है, उसके एसेट्स हैं 300 मिलियन और लायबिलिटीज हैं 500 मिलियन। लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है। अच्छा, इसमें ना अब जो लायबिलिटीज है ना, एक टर्म और ना आपको साथ समझा दूं। अभी आपको एक टर्म बताइए सिक्योरिटीज। लॉ की छोटी छोटी टर्म्स हैं, अगर आपको इसका मतलब समझ आएगा ना तो प्रोविजन समझना आसान हो जाता है। आपको पता है क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिसे उधार इन्वेंट्री बाई करते हैं। गलत। अब आप कहेंगे सर अकाउंटिंग में तो हमें यही सिखाया हुआ है, हमें भी, मैंने भी यही पढ़ा है। अकाउंटिंग के हिसाब से ये कंसेप्ट ठीक है। अकाउंटिंग के पेपर में क्रेडिटर का मतलब यही है कि जिससे उधार सामान खरीदे। अकाउंटिंग के पेपर में जिससे उधार सामान खरीदे उसे कहते हैं क्रेडिटर, जिससे उधार पैसे लें उसे कहते हैं लेंडर। शाबाश। और अगर किसी को आपने सैलरी देनी है या रेंट देना है उसे कहते हैं अक्रूड लायबिलिटी। अक्रूड लायबिलिटी जिस बंदे को, याद रखिए लॉ में किसी भी बंदे को आपने पैसे देने अगर उसे कहते हैं क्रेडिटर। उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर। यानी लॉ की लैंग्वेज में अगर आपने किसी से उधार माल लिया है, पैसे देने उसे क्या कहेंगे? क्रेडिटर। किसी बैंक से 5 साल के लिए लोन लिया है, लॉ की लैंग्वेज में उसे क्या कहेंगे? क्रेडिटर। इवन आपका वो स्टाफ जिसको आपने सैलरी पे करनी है, अभी सैलरी पे नहीं की सैलरी पे करनी है, उसे भी लॉ की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? क्रेडिटर।
तो ये लाइबिलिटीज जो है ना, लाइबिलिटीज की बजाय मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का मतलब क्या है? हर वो आदमी जिसको आपने कोई अमाउंट पे करनी है। अच्छा, अगर तो क्रेडिटर चुप करके बैठे रहना, कंपनी मजीद चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर क्रेडिटर में से कोई बंदा पैसे मांग ले, और लॉ ने एक जगह पे लिखा हुआ है, हमारा एक टॉपिक है हमारा, ये अभी तो चैप्टर 1 है ना, बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद चैप्टर जो लॉ स्टार्ट होगा ना, चैप्टर 2 से होगा, उसमें वो चैप्टर 2 है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, के कंपनी कैसे रजिस्टर इनकॉर्पोरेट होती है, ये है चैप्टर 2। हमारा लास्ट चैप्टर है, गैस कर सकते हैं कौन सा होगा? शाबाश, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, के कंपनी खत्म कैसे होगी। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज में एक जगह पे लिखता है कि अगर कंपनी का कोई क्रेडिटर है, वो कंपनी से पैसे मांगता है, कंपनी पैसे नहीं दे पाती, ऐसी कंपनी को बंद कर देंगे हम, ऐसी कंपनी को बंद। तो अगर क्रेडिटर ने पैसे डिमांड नहीं किए, कंपनी चलती रहेगी। क्रेडिटर ने पैसे डिमांड कर लिए, कंपनी बंद। अब कंपनी बंद यानी वाइंडिंग अप में चली गई। वाइंडिंग अप में चली गई तो अब कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा इसके सारे एसेट्स बेचो और लायबिलिटीज पे करो। सारे एसेट्स बेचो, कंपनी के सारे एसेट्स, याद रखिए ये कंपनी के एसेट्स हैं और क्रेडिटर लायबिलिटीज हैं, शेयर होल्डर या ओनर्स के नहीं है, सेपरेट है ना। तो एसेट्स बेचो, लायबिलिटीज पे करो। सारे एसेट बेचे, लायबिलिटी पे कर दी, बाकी 200 मिलियन की लायबिलिटी शॉर्टफॉल अभी भी बाकी है। अब ये कैसे पूरा होगा? ये अब मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। देखें, एक कंसेप्ट है ना सेपरेट लीगल स्टेटस, उसकी एक छोटी सी एक्सेप्शन समझ लें, लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। असूली तौर पे तो कंसेप्ट होना चाहिए नो लायबिलिटी कंसेप्ट। नो लायबिलिटी कंसेप्ट क्या है कि कंपनी के जितने मर्जी लायबिलिटी हो, कंपनी ने जितने मर्जी पैसे देने, ओनर्स 1 रुपया भी नहीं डालेंगे, ये है नो लायबिलिटी कंसेप्ट। ये नहीं है, कंसेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जब कंपनी ने पैसे अदा कर, वाइंडिंग अप में सफिशिएंट पैसे नहीं है, कंपनी ने क्रेडिटर को पैसे अदा करने हैं, तो मेंबर्स आएंगे और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। मेंबर्स आएंगे और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। वो कितना करेंगे वो डिपेंड करता है। अब आप मुझे बताइए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का कंसेप्ट पहले समझाओ कि लिमिटेड बाय गारंटी का। लिमिटेड बाय, अगर ये कंपनी है ना लिमिटेड बाय शेयर और शॉर्टफॉल है 200 मिलियन का, तो लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी? अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। यानी अगर इस कंपनी में जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर है, अगर उन्होंने सारे शेयर्स फुली पेड है तो उन्होंने कितने पैसे अदा करने हैं? 0। और अगर शेयर्स पार्टली पेड है तो जितना अनपेड है वो पे कर, जितना पेड नहीं, जितना अनपेड है वो पे करना। जैसे अगर किसी के पास 1 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपए फेस वैल्यू शेयर है, 6 रुपए पे कर दिया हुआ है, एक शेयर के ऊपर कितनी लायबिलिटी है? 4 रुपए। और अगर 1 मिलियन शेयर थे उसके पास 4 मिलियन, यानी वो शेयर होल्डर 4 मिलियन पे करेगा और बाकी 196 जो होगा, जो 196 होगा वो बैड डेट होगा लोगों का। क्लियर? यही कह रहा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर्स की लायबिलिटी होगी कितनी? लायबिलिटी अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, उस अमाउंट शेयर्स की वो अमाउंट जो कि अनपेड है। भाई ये बात समझ आ रही? और अगर शेयर्स फुली पेड हैं, 0 लायबिलिटी। शेयर फुली पेड है तो कोई लायबिलिटी, 0 लायबिलिटी। ये क्लियर हो गया? अच्छा, यही एग्जांपल सारी। फर्क यह है कि अब लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी में होता क्या है कि नॉर्मली स्टार्ट में पैसे नहीं लगाए जाते, बल्कि स्किल्स वगैरह के जरिए से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। हाँ, लेकिन लोगों की तसल्ली के लिए कहा जाता है कि अगर कंपनी ने आपको पैसे देने हैं और कंपनी नहीं दे पाती, तो जो मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स होंगे वो एक अमाउंट जितनी उन्होंने एग्री की हो ना जमानत के तौर पे, उतनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना, आपको कल बताया था ना, बिजनेस पैसों से भी चल सकता है, पैसों के बगैर भी चल सकता है, स्किल्स के बेस पे। ये बिजनेस पैसों के बगैर है लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें शेयर कैपिटल नहीं है। नॉर्मली कभी कभार हो भी सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता, लिमिटेड बाय गारंटी है। इसमें मेंबर्स एग्री करते हैं कि हम पैसा डाल तो नहीं रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम पैसा डालने के पाबंद होंगे। और कितने पाबंद होंगे? ये हर बंदा अपने नाम के आगे अमाउंट लिखता है।
ये मेमोरेंडम में लिखा जाता है। हमारे इस कंपनी के 4 मेंबर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। अगर जरूरत पड़ी मिस्टर ए 5 मिलियन कंट्रीब्यूट करेगा, मिस्टर बी 6 मिलियन, मिस्टर सी 4 मिलियन, मिस्टर डी 10 मिलियन। लेकिन ये अमाउंट जो लिखी जाती है ना, गारंटी होती है। अगर गारंटी का मतलब क्या है कि अगर जरूरत पड़ी फिर पे की जाएगी, वरना पे। अब इस सिचुएशन में बताइए, अच्छा पहले तो बताइए यहां तक सिचुएशन तो आपको समझ आ गई है। 200 मिलियन, अब मेंबर्स को बुलाया जाएगा, आओ भाई तुम अदा करो 200 का शॉर्टफॉल। यहां पे मैं लफ्ज शेयर होल्डर लिखूं कि मेंबर लिखूं? शेयर होल्डर है ही नहीं, शाबाश। ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें नॉर्मली शेयर होल्डर होता है, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाए? मेंबर का वर्ड ऐसा है जो जिसका मतलब होता है ओनर्स। मेंबर से मुराद किसी क्लब का मेंबर नहीं है, मेंबर से मुराद है कंपनी के ओनर्स। ये वर्ड्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में भी यूज हो सकता है और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में भी यूज हो सकता है। मेंबर्स, अब मेंबर्स कितने कितने पैसे डालेंगे? ए ने गारंटी दी थी फर्ज कीजिए 4 मिलियन, बी ने कहा था 6, सी ने कहा था 3, डी ने कहा था 10, तो ये टोटल 23 मिलियन इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बाकी का 177 मिलियन ये लिमिटेड बाय गारंटी समझ आई? अब जरा इसके अल्फाज सुनिएगा जरा। एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कैसी कंपनी है? ये ऐसी कंपनी है जिसमें लायबिलिटी है लिमिटेड। कब तक लिमिटेड? अप टू अमाउंट एग्री टू कंट्रीब्यूट। अमाउंट एग्रीड, किसने एग्री किया? मेंबर्स ने, कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी एसेट्स को बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। कब? टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के वक्त, यानी जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, अगर इसकी लायबिलिटी ज्यादा और एसेट्स कम हुए हैं तो हम मेंबर्स गारंटी देते हैं हम इतने इतने पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। ये है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। भाई लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट समझ आया? लिमिटेड बाय शेयर भी क्लियर। अच्छा, व्हाइल ही इज ए मेंबर आर विद इन 1 ईयर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, ये आपको पढ़ के समझ नहीं आएगा। अच्छा बताइए, एक बंदा कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर है, वो कंपनी से जान छुड़ाना चाहे छुड़ा सकता है? बिल्कुल छुड़ा सकता है, शेयर ट्रांसफर कर दे, या अगर वो लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेमोरेंडम में से अपना नाम निकलवा दे, नोटिस दे दे कि भाईजान मैं आपका मेंबर नहीं हूं। अच्छा बताइए, जब कोई कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है या उसके एसेट्स जो हैं, ये सिचुएशन आती है, ये बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, क्या ये अचानक से आ जाती है कि सुबह के वक्त कंपनी 200 मिलियन सरप्लस में थी और शाम को 300 मिलियन डेफिसिट में चली गई? बाय द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हालात इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि कंपनी को बंद करने की जरूरत पड़े। हर बिजनेस में इसी तरह होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में डाउनफॉल होता है और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसको बंद करना पड़े। अब फर्ज कीजिए 4 मेंबर्स हैं, वो कंपनी चला रहे हैं, कंपनी आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है, कोशिश कर रहे हैं चलाने की, कंपनी डूब रही है, कोशिश कर रहे हैं चलाने की, कंपनी डूब रही है। उनमें से एक जरा अकलमंद मेंबर था, उसको जो पता चल गया ना कि अब कंपनी डूबे ही डूबे, उसने कहा कंपनी डूबी ना तो लायबिलिटी ज्यादा है, मैंने जो एग्री की हुई है ना अमाउंट मेमोरेंडम में लिखी हुई है वो मुझे पे करनी पड़ेगी, तो मैं कैसे जान बचाऊं, कैसे जान? उसे एक तरकीब ज़हन में आई, उसने कंपनी वाइंड अप अभी डूबी नहीं है लेकिन पता चल गया डूब जाएगी, आधे से ज्यादा डूब चुकी है, बाकी भी 2-3 हफ्ते में डूब जाए। उसने कहा आज से मैं इस कंपनी का मेंबर नहीं हूं, आज से मैं इस कंपनी का मेंबर नहीं हूं। ये है 1 जनवरी 2022, कंपनी का डाउनफॉल चल रहा था। ये है 15 अप्रैल, इधर एक मिस्टर ए को पता चल गया कंपनी अब डूबे डूबे। इसने 15 अप्रैल को कहा कि मैं अब कंपनी का मेंबर नहीं हूं। He ceases to be a member of company on 15 अप्रैल। आगे चल के 5 मई को कंपनी डूब जाती है, ये कंपनी डूब गई। जिस वक्त कंपनी डूबी, बैंकक्रप्ट हुई, वाइंडिंग अप में जाती, उसमें बी, सी और डी मेंबर हैं, क्या ये कंट्रीब्यूट करेंगे? करेंगे। क्या ए जो 15 अप्रैल को छोड़ चुका है, क्या ये कंट्रीब्यूट करेगा? क्यों? ये तो मेंबर नहीं है। ला ने कहा नहीं ठहर जाएं, अब इतना सादा ना समझे। इसका तो मतलब ये हुआ जब कंपनी डूबने लगे कि 2 दिन पहले सारे मेंबर कहेंगे हम अब मेंबर नहीं है, तो क्रेडिटर से पेमेंट किसको करवाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, आपने जिस दिन छोड़ा ना, अगर उसके 1 साल के अंदर अंदर भी कंपनी वाइंड अप होगी, आप जिम्मेदार होंगे, गारंटी के पैसे देंगे।
बताइए ये रिक्वायरमेंट अच्छी है कि नहीं? वरना तो कश्ती डूबती देख के सारे छलांग लगा लेते हैं ना। उन्होंने कहा भाई अगर आप छलांग लगाए भी ना तो भी जाल फेंकेंगे शिकंजा, साल के अंदर अंदर अगर आप हुए ना आपकी लायबिलिटी राइज हो जाएगी। भाई ये बात समझ आई? लेकिन ट्विस्ट में ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट समझ आ गया कि अगर कंपनी वाइंड अप होने से पहले 1 साल तक कोई मेंबरशिप छोड़े तो वो भी लायबल होगा। दूसरा ट्विस्ट आप समझते हैं, 15 अप्रैल को जो मिस्टर ए ने छोड़ा कंपनी को, मिस्टर ए लायबल है कौन से वाले डेट्स का? इन्होंने एक लोन लिया है 50 मिलियन का बैंक ए से और एक लोन लिया है 15 मिलियन का बैंक बी से। बताइए ए कौन से वाले डेट के लिए लायबल है? जो उसके दौरे हुकूमत में हुए थे कि उसके बाद भी? यही समझा रहा है कि लायबिलिटी लिमिटेड होगी कब तक? अप टू अमाउंट, किस अमाउंट तक? एग्री टू कंट्रीब्यूट ऑन फाइंडिंग। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी में एवरी मेंबर की लायबिलिटी है अप टू अमाउंट टू कंट्रीब्यूट, जो उसने एग्री की हुई है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा जब कंपनी वाइंड अप होगी। एग्री कहां की हुई है? मेमोरेंडम में। एग्री कहां की हुई है? आर्टिकल्स में नहीं, मेमोरेंडम में। क्या एग्री किया है? कि अगर कंपनी वाइंड अप होगी, जरूरत पड़ी तो मैं इतने पैसे दूंगा व्हाइल ही इज मेंबर। यानी अगर कंपनी उसके मेंबर होते होते वाइंड अप में गई है तो भी वो लायबल है, और अगर उसने मेंबरशिप छोड़ दी और 1 साल के अंदर अंदर वाइंड अप हुई फिर भी लायबल है। लेकिन कौन से डेट्स के लिए? जो उसके दौरे हुकूमत में थे, जब वो मेंबर था, व्हाइल ही वाज ए मेंबर। ये कंसेप्ट समझ आया लिमिटेड बाय गारंटी का? कैलकुलेशन कर लेंगे इसके ऊपर। आई के आपने 2 केस स्टडीज बनाई हुई हैं इस एक कंसेप्ट के ऊपर, लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसे नहीं टाइम लगाया इसके ऊपर, समझ आया कि नहीं? लिमिटेड बाय जी 1 साल से ज्यादा टाइम हो जाता है फिर इसकी एक ही कोई लायबिलिटी नहीं है, वो कभी नहीं देगा। 1 साल गुजर गया तो सब गुजर गया। अगर छोड़ने के 1 साल बाद तक कंपनी चलती रही तो इसका मतलब है इसने कंपनी को सही हालत में छोड़ा था, वो बाद वालों की हरकतें ऐसी है कि कंपनी डूबी है, इसको तो फिर सजा नहीं ना मिलनी चाहिए। तो 1 साल का रूल, लिमिटेड बाय गारंटी में 1 साल का रूल में रखिएगा। जी जी, क्या लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर इशू होते हैं? अब देखिए मैंने आपको लेके चलना है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए मैं आंसर भी स्टेप बाय स्टेप दूंगा नहीं। हाँ, लेकिन आगे चल के शायद मैं कहूं कि कभी कभार हो भी सकते हैं, कभी कभार, लेकिन नॉर्मली अभी बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करें। नहीं, लिमिटेड बाय गारंटी में नॉर्मली शेयर कैपिटल नहीं होता, नॉर्मली शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में हमेशा होता है। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी है? जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। ये पाकिस्तान, ये फॉरेन कंट्रीज में तो कॉमन कंसेप्ट है, पाकिस्तान में इतनी कंपनी, रेयर कंपनी है शायद कोई हो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ हो। इसमें नाम से जाहिर है कि ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यानी अगर ये अनलिमिटेड कंपनी होती तो मेंबर्स ने घर से कितने पैसे लाने होते? 200 मिलियन। 200 मिलियन। यहां तक क्लियर? आगे चलें। चलो जी जी। 200 की बजाय 20 हो, ये आपने बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन पूछ ली है, बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन पूछ ली है। नहीं कैलकुलेटर, उन्होंने कहा अगर ये 20 मिलियन हो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? शेयर्स तो होंगे ही नहीं। अच्छा सॉरी, आपने लिमिटेड बाय गारंटी का पूछा है कि लिमिटेड बाय शेयर? लिमिटेड बाय गारंटी का पूछा है ना, इसमें तो शेयर्स होंगे ही नहीं, गारंटी की अमाउंट तक, गारंटी की अमाउंट तक। लेकिन यहाँ पे गारंटी की अमाउंट ज्यादा आ रही है तो नहीं, यही काम नहीं करना। अगर यही काम करना होता तो मैं ये क्यों कहता मुश्किल सवाल पूछ लिया, तो सिंपल कहता मैं प्रोपोर्शनल लायबिलिटी होगी। इसका रूल होता है, मैं बताना नहीं चाह रहा, इक्वल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। नहीं समझ आई ना कंट्रीब्यूशन? यानी नहीं अब कंसेप्ट शुरू किया है तो इक्वल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, ये तो मैं समझा के निकलूंगा। असल में पहले हमारे सिलेबस में एक कंसेप्ट होता था गारंटी वाला, अलहदा से एक टॉपिक चैप्टर होता। अब नहीं वो लेकिन हुआ करता था उसमें मर्केंटाइल लॉ, उसमें हम डिटेल में समझाते थे। अब नहीं समझा, छोड़। हाँ, छुट्टी के बाद एक सुन लें, फर्ज कीजिए लायबिलिटी पे करनी है 10 मिलियन। 10 मिलियन एक ने एग्री किया था कि मैं 8 मिलियन पे करूंगा, एक ने एग्री किया था मैं 6 मिलियन पे करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो, जरूरत पड़ी 10 मिलियन की, बताइए कौन ज्यादा पे करेगा?
दोनों बराबर, इक्वल 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 के हिसाब से क्या आता है, दोनों की 5-5। अच्छा ए ने तो 8 मिलियन देना ना, बी कहेगा यार कुछ ख्याल करो, मैंने तो 6 मिलियन की गारंटी दी थी, उसने ज्यादा 8 मिलियन की गारंटी दी थी, तो 10 मिलियन पे करना है तो ज्यादा पैसे उससे लो, कम मुझसे लो। तो कहते हैं नहीं, तुमने लाइबिलिटी 6 मिलियन की दी थी ना, तो 6 से ज्यादा तो नहीं मांग रहे, कम ही मांग रहे हैं, लाओ 5 मिलियन। अमाउंट चाहे जो मर्जी दी हो, जब कंट्रीब्यूशन होती है ना वो इक्वल होती है। लेकिन अगर यही अमाउंट होती, फर्ज कीजिए 13 मिलियन, तो फिर एक ने 6 मिलियन पे करना था और दूसरे ने 7 मिलियन। अब इक्वल करें तो 6.5 बनता है, लेकिन उसने वो एक कहेगा मैंने तो सर 6.5 की लाइबिलिटी दी नहीं, मैंने तो 6 की कहा, 6 की कहा। समझ रहे हैं? लाइबिलिटी जब कंट्रीब्यूशन आएगी, कंट्रीब्यूशन क्या होगी, इक्वल अप टू मैक्सिमम। फर्ज कीजिए यहाँ पे दूसरे टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ, और वो कहते हैं भाई ऐसा करते हैं मिलके इफ्तारी कराते हैं सारे स्टूडेंट्स के, कितने की इफ्तारी? मैंने कहा जी मेरी तरफ से 20,000 की अमाउंट, मैंने कहा मेरी तरफ से 15,000 की अमाउंट, 15,000 की अमाउंट, ठीक है 35,000। अब इफ्तारी पे खर्चा आता है 20,000। बताइए उन्होंने कितना देना, मैंने कितना देना? उन्होंने 10, उन्होंने 10 आने, इक्वल, इक्वल, ठीक है। ये प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल चाहिए, नहीं समझ, छोड़े इसको, सिलेबस में नहीं हमारे सिलेबस में नहीं। मैं तो ऐसे ही था, मैं ऐसे मुझे मैं किसी और चल पड़ा, सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस है। बहरहाल लिमिटेड आपको अमाउंट कैलकुलेट करने को नहीं कहेगा, लेकिन आपको ये पूछेगा कि बताओ ये वाला जो डेट लिया था ना, ये डेट इसके लिए ये लायबल है कि नहीं, और ये वाला जो डेट था इसके लिए लायबल है कि नहीं। एक पार्टनर एक मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, ये ध्यान रखें। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी भी क्लियर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस भी क्लियर हो गया। अब कुछ अदर कंपनी था, अच्छा जी जी मैं उसकी तरफ आऊंगा, ये एंड में समझाना, मैंने नाम के एंड में क्या आएगा ये इधर लिख के रखा हुआ, ये भी बताना। अनलिमिटेड में हर मेंबर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बिल्कुल अनलिमिटेड, जितनी भी अमाउंट उससे निकली वो निकाल सकते हैं। अदर कंपनीज कौन सी होती हैं? अपने याद है समराट, कुछ और मजीद टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं। जैसे एक है होल्डिंग कंपनी, एक है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी। असल में हम जो नेचुरल पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन में क्या फर्क है? नेचुरल पर्सन तो इंडिविजुअल होता है, और आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी, उसे लीगल पर्सन भी कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स में जिंदा होता है और कहीं नहीं होता। अच्छा, आपको ये पता है कि हम नेचुरल पर्सन के रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई वालदैन। आपको ये पता है कि आर्टिफिशियल पर्सन के भी रिश्तेदार होते हैं? हाँ, उसके वालदैन भी होते हैं, उसके बहन भाई भी होते हैं। बहन भाई को कहते हैं एसोसिएटेड, और वालिद को क्या कहते हैं? होल्डिंग। और जो बेटा कंपनी होती है इसे कहते हैं सब्सिडरी, पेरेंट। हाँ, अच्छा, ये नॉर्मल लैंग्वेज में मैनेजमेंट में पेरेंट कंपनी का वर्ड बोला जाता है, लेकिन लॉ क्या वर्ड बोलता है? होल्डिंग। लॉ के पेपर में कभी आपको पेरेंट कंपनी का वर्ड किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्या वर्ड? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी वोटिंग शेयर्स हासिल कर ले, मेजॉरिटी का मतलब क्या है? 50% या 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर ले। असल में दो लफ्ज होते हैं, एक होता है कंट्रोल, एक होता है इन्फ्लुएंस। हमारे वालिदैन का हमारे ऊपर कंट्रोल होता है। इसका मतलब क्या है? वो ही फैसला करेंगे, हम फैसला नहीं कर सकते। वही फैसला करेंगे, हमारे बारे में भी वही फैसला करेंगे, हम फैसला उनके आगे बोल ही नहीं सकते। यह है कंट्रोल। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? हमारे बहन भाई, हम कोई मसला हो जाए अपने बहन भाइयों से भी मशवरा करते हैं। अच्छा, हमारे बहन भाइयों का मशवरा हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, लाजिम नहीं होता, लेकिन वो हमें इन्फ्लुएंस जरूर करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम उनका बात को सोच के अपना बदल भी लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मशवरे की हैसियत होती है, हुक्म की हैसियत नहीं होती। ठीक है, तो अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि मशवरा दे दिया, इन्फ्लुएंस है, थोड़ा बहुत हम इफेक्ट होते हैं, लेकिन अपनी मर्जी कर सकते हैं। और कंट्रोल का मतलब क्या है? अपनी मर्जी। होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके पास किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल होता है। कोई दूसरी कंपनी इसकी मर्जी के बगैर कोई फैसले, कोई पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं कर सकते। तो ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके पास कंट्रोल होता है, होल्डिंग कंपनी।
और दूसरी कंपनी जिसका कंट्रोल होता है उसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब है दुनिया में अगर कहीं पे होल्डिंग कंपनी होगी तो लाजमी उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी होगी, और दुनिया में अगर कोई सब्सिडरी कंपनी होगी तो लाजमी उसकी कोई। अब अगला सवाल ये है कि कोई कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी बनती है तो कैसे बनती है। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है थ्रू शेयर्स, फाइनेंशियल तरीका है। दूसरा नॉन फाइनेंशियल तरीका है। फाइनेंशियल तरीका क्या है कि आप दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स खरीद लें। जब तक आपके 50% से ज्यादा अखराजात आपके घर वाले अदा कर रहे हैं, वालिदैन अदा कर रहे हैं, तो वो होल्डिंग कंपनी, और आप सब्सिडी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स वो ओन कर रहे हैं। लेकिन याद रखें ये रूल काफी नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कुछ लोग इतने अच्छा बादब होते हैं बच्चे, वो हालांकि अपनी अर्निंग कर भी रहे होते हैं लेकिन फिर भी वालिदैन के हुक्म के खिलाफ नहीं चलते। तो लाजमी नहीं होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप सिर्फ फाइनेंस से बने, नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट भी हो सकता है। अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर ले, अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट रिमूव करने की अथॉरिटी आ जाए, तो भी तो वो कंट्रोल कर रही है ना दूसरी कंपनी को। मुझे ये बताइए कि ये एक कंपनी है PTCL, ये दूसरी कंपनी यूफोन। यूफोन के मोर देन 50% शेयर्स PTCL के पास हैं। तो बताइए PTCL क्या बने, यूफोन क्या बने, सब्सिडरी। एक होल्डिंग सब्सिडरी का ये तरीकाकार है, एक और भी तरीकाकार है। वो क्या है, एक कंपनी है इत्सलात। ये पाकिस्तान से बाहर अबू धाबी में रजिस्टर्ड है, मेरा ख्याल है इनकॉर्पोरेटेड है, पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में बिजनेस करती है कुछ बिजनेस। हाँ, ये फॉरेन कंपनी इसको कहते हैं। जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हो ना, लेकिन पाकिस्तान में कुछ थोड़ा बहुत ऑफिस हो, बिजनेस ऑपरेशन हो, उसे क्या कहते हैं, फॉरेन कंपनी। और जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है उसे कंपनी नहीं, उसे सिर्फ कंपनी, उसे पाकिस्तानी कंपनी नहीं कहेंगे, सिर्फ कंपनी। इस सालात ने PTCL के 26% शेयर्स खरीदे। क्या PTCL इस सालात के सब्सिडरी बन गई? नहीं बनी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स नहीं खरीदे। लेकिन इस सालात ने गवर्नमेंट से कहा भाई आपके पास सारे शेयर्स हैं, आप 26% शेयर मुझे दें, लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे एक और पावर दें। क्या कि आपके डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, आपके फर्ज कीजिए अगर 11 डायरेक्टर्स हैं तो उनमें से 6 डायरेक्टर्स को मैं अपॉइंट करूं। अब मुझे बताइए PTCL को चलाना किसने है, इसके डायरेक्टर्स ने, और इसके डायरेक्टर्स को पॉइंट रिमूव किसने करा, इत्सलात ने। तो अब मुझे बताइए PTCL में इत्सलात की नहीं चलेगी? इत्सलात PTCL की होल्डिंग और PTCL सब्सिडरी बन गई, ठीक है। और अब ये फर्क देखिए कि यूफोन PTCL की सब्सिडरी बनी है शेयर होल्डिंग की वजह से, और PTCL इत्सलात की सब्सिडरी बनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से। क्लियर हुई है बात? तो इसका मतलब यह है होल्डिंग या सब्सिडरी बनाने के लिए दो तरह का क्राइटेरिया है, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग शेयर्स वाला और कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की अथॉरिटी हो। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट अभी भी है। ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी, फॉरेन PTCL और यूफोन होल्डिंग सब्सिडरी, इत्सलात और PTCL, इत्सलात और यूफोन होल्डिंग। ये इत्सलात और यूफोन में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी होल्डिंग सब्सिडरी है, क्योंकि इनडायरेक्टली इत्सलात यूफोन को कंट्रोल कर रही है। ग्रैंड, हाँ बिल्कुल। होल्डिंग अदर सब नहीं 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 नहीं, वो एक दूसरा कंसेप्ट है, वो बात में देखेंगे। भाई ये बात समझ आ गई आपको? इस साल यूफोन भी होल्डिंग सब, लेकिन डायरेक्ट नहीं। तो यहाँ पे कहीं होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन में आपको वर्ड मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली में समझ आइएगा ये सालात PTCL, इनडायरेक्टली सालात यूफोन की बात कर रहा है। भाई ये बात समझ आई, होल्डिंग सब्सिडी भी। इसके बाद है, लेकिन जब कभी होल्डिंग सब्सिडी को डिफाइन करने को कहीं ना, आपके ऊपर लाजिम है आपने तीनों पॉइंट लिखने हैं। तीनों पॉइंट कौन से? पहला पॉइंट वोट शेयर्स वाला, दूसरा पॉइंट कंपोज बोर्ड वाला,
तीसरा पॉइंट क्या है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का मतलब क्या है ये भी तो बताना है कि पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजोरिटी और ऑल डायरेक्टर्स, इसका मतलब भी समझाना उसको। एग्जाम में वो कहता है कि स्टूडेंट शेयर की बात कर देते हैं, कंट्रोल्स कंपोजिशन बोर्ड की बात कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या एक्सप्लेन नहीं करते। होल्डिंग सब्सिडी क्लियर हो गया? अगर आगे कहीं लॉ में वर्ड आएगा होल्डिंग सब्सिडरी शैल डू दिस तो समझ जाएंगे। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। दुनिया में क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खिदमत हल का काम करते हैं? क्या दुनिया में कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो खिदमत हल का काम करती हैं? यस, ऐसी कंपनीज को कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इसको आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ कंपनी है, हालांकि इसमें लफ्ज कंपनी नहीं आ रहा। अगर आप नोट करें ना, पब्लिक कंपनी, कंपनी का लफ्ज आया, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, लेकिन इसके लिए वर्ड कंपनी नहीं एसोसिएशन का वर्ड यूज हुआ। एक खास वजह जो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए मैं बताऊंगा। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ध्यान में रखिएगा, ये भी एक टाइप ऑफ कंपनी है जो हमने पढ़नी है, अभी नहीं पढ़ी। आगे कुछ चलें? जी जी, ये एसोसिएशन नॉट फॉर, इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे आगे। ये अभी मैंने ये पूरा टॉपिक है और आईकैप का फेवरेट टॉपिक है, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, ये अलग से लर्निंग ऑब्जेक्टिव पूरा स्टडी करेंगे। जी नहीं 26% तो मैंने आपको वैसे ही एग्जांपल बताई थी, यानी बताना ये चाह था कि अगर 50% से कम शेयर होल्डिंग होगी ना तो होल्डिंग सब्सिडी नहीं बनती। लेकिन फर्ज कीजिए अगर 50% से कम शेयर होल्डिंग है लेकिन डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर लिया तो वो होल्डिंग सब्सिडी बन जाएगी। और ये जहन में रखे एक और बात, इन दोनों में और है, यानी होल्डिंग कंपनी बनने के लिए दोनों कंडीशन पूरी करना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक भी पूरी होगी तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और दूसरी कंपनी सब्सिडी। सिक्योरिटीज का वर्ड सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए क्या? नहीं, हर तरह की कंपनी के लिए, हर तरह के शेयर और हर तरह के डिबेंचर्स के लिए वर्ड सिक्योरिटी यूज किया जा सकता है। पब्लिक कंपनी टैक्स के केस में नहीं, प्राइवेट कंपनी में वो ये होगा कि पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। वो तो हम भी पढ़ रहे हैं कि सिक्योरिटीज होती हर कंपनी की हैं, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, सिक्योरिटीज हर कंपनी की होगी, लेकिन जनरल पब्लिक को सिर्फ पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो याद रखें, प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी के भी डिवेंचर्स होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। क्लियर हुई ये बात? वो ये उसको छोड़े, वो कंसेप्ट समझाने के लिए। जी आगे चलते हैं। अच्छा, फॉरेन कंपनी तो समझ आ गया आपको, ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान लेकिन विच कंडक्ट बिजनेस या प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका, या लाइजॉन ऑफिस, इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन ऑफिस पाकिस्तान में, उससे हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कंपनी किस, आपको बताया था ना पब्लिक कंपनी में और पब्लिक सेक्टर कंपनी में फर्क है। क्या फर्क है? कि जिसमें, हाँ जी, यूं कह लीजिए जिसकी होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट होगी उसे पब्लिक सेक्टर कंपनी है। यानी अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके 50% से ज्यादा सिक्योरिटीज, मोर देन 1/2 सिक्योरिटीज गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, या जिसके मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। बाकी कह रहे हैं अगर कोई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है उसको भी अगर गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्टरशिप वगैरह कंट्रोल कर रही है तो वो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। ये वाली लाइन अभी ना पढ़े, ये आपको भी कंफ्यूज करेगी, ये बाद में बताऊंगा आपको। ये वाली लाइन अभी ना पढ़े, अभी सिंपल कंसेप्ट ध्यान में रखें। फॉरेन कंपनी क्लियर हुआ, पब्लिक सेक्टर कंपनी भी क्लियर हुआ। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट भी अभी मैं नहीं समझा रहा, ये ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है जी जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी तक। पीटीसीएल पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर मोर। अच्छा, इस एग्जांपल को ना खत्म करो, छोड़, इसमें ना समटाइम्स आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, इसको छोड़ो। बाकी जो पढ़ाया समझ आ गया?
अच्छा, अब अगर क्वेश्चन करने ही है ना, क्वेश्चन करने का इतना ही शौक है आपको, क्वेश्चन इतने ही दिल कर रहा है करने का, तो मैं बताता हूं कौन से क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म परसों, हाँ कल हमारी क्लास नहीं होगी, मैंने बताया, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी नोट कर लें, कल हमारी क्लास नहीं होगी, परसों होगी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 10। अच्छा, इसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी जहां पे बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया, क्वेश्चन शाबाश शाबाश, क्वेश्चन नंबर 1 भी करें, क्वेश्चन नंबर 1 भी करें 1 से 10, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना, 3 नहीं करवाया हुआ, 4 भी रहने दे, 3 और 4 रहने दे। ये ऐसा करें, मैं बताता हूं कौन कौन से करना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वन 2 6 7 8 9 10, 1 2 6 7 8 9 10, 1 2 6 7 8 9 10, ये 7 क्वेश्चन आपने रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।